अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज का हमारा टॉपिक है हेपेटाइटिस यानी वर्मे जिगर। ये बहुत कॉमन बीमारी होती चली जा रही है और ख़ास तौर पे पाक व हिंद में तो बेतहाशा इसके केसेस बढ़ चुके हैं। अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो सूबा सिंध में अगर हम बात करें तो बिलखुसूस गडाप टाउन जो इलाका है कराची का, उसमें बेतहाशा केसेस निकल कर आ चुके हैं और इंटीरियर सिंध में भी बहुत सारे केसेस हैं, जिसकी बुनियादी वजह ये है कि हाइजीन और सैनिटेशन और लैक ऑफ अवेयरनेस और सर्जरीज और इन्फेक्टेड निडल प्रिक्स, ये सारे मामला जो हैं बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन तक पहुंच चुके हैं, जिसके नतीजे में हेपेटाइटिस जैसे अमराज उभर कर सामने आ गए हैं। अच्छा, हेपेटाइटिस आपने अंडर ग्रेजुएट पे भी पढ़ा होगा, यहाँ पर भी आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। पैथोलॉजी और इसके साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ये कोई तब्दील नहीं हुई हैं चीज़ें, ये वही है और उन्हीं को हम आज रिपीट भी कर लेंगे, रिव्यू कर लेंगे। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि हम ज़रा बात करें हर्बल मेडिसिन ट्रीटमेंट के ऊपर। तो उसमें हम ज़रा तफ़सील से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि कौन-कौन सी ऐसी हर्बल मेडिसिन्स प्रूव हो चुकी हैं हेपेटाइटिस बी और सी के लिए स्पेशली। ठीक है? तो चलें इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं हेपेटाइटिस का। हेपेटाइटिस इज़ अ ब्रॉड टर्म दैट मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। ठीक है जी। वर्म जिगर सादा अल्फाजों में, it is mostly commonly caused by viruses but also be caused by drugs like alcohol, chemicals, autoimmune disease and metabolic abnormality. हेपेटाइटिस का जब भी नाम आता है क्लिनिकल कंसल्टेंसी में या किसी मरीज के मुंह से सुनते हैं कि भाई मुझे हेपेटाइटिस हो गया, या किसी के और हवाले से सुना जाता है, तो हेपेटाइटिस का तस्वुर ये होता है कि ये एक वायरल बीमारी है, वायरस लग गया जिस्म में। ठीक है, वायरल डिजीज है ये, इससे कोई इनकार नहीं है, इसके कॉजेज में वायरस मौजूद है, लेकिन इसके अलावा और भी चीजें हैं लाइक ड्रग्स या अल्कोहल, केमिकल्स, ऑटोइम्यून डिजीज और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। देखिए, इंसान जो खा रहा है पी रहा है ना, उसका भी स्टैंडर्ड अभी बहुत ज्यादा मुतासिर हो चुका है और हम लोग केमिकल्स ही खा रहे हैं। हम फूड में इतने ज्यादा केमिकल्स खा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पेस्टिसाइड्स, इन टर्म्स ऑफ other preservatives, treated chemical foods, canned foods, processed foods, मसालेजात। अल्टीमेटली ग़िज़ा जो हम खा रहे हैं ना, वो भी नाकारा हो जाती है, सिर्फ पेट भरती है और हमारे जिस्म को सेहतमंद अंदाज से नशोनुमा नहीं करवाती और इसका खमियाजा भुगतना होता है दो मेन ऑर्गन्स को, नंबर 1 मैदा और नंबर 2 जिगर। ग़िज़ा सबसे पहले मैदे में जाती है, मैदे में जो तबाही मचानी होती है वो मचाती है और उसके बाद में जब ये चीज़ें जज़्ब होकर लिवर की तरफ आती हैं, तो लिवर पर एक ठीक-ठाक बोझ आ जाता है। ऑल्दो कि लिवर बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑर्गन है, डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन है, इसके अंदर लातादाद एंजाइम्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स हैं इसमें, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक वक़्त आता है हिम्मत हार जाता है। कहते हैं ना मुहावरे में कि भाई बड़ा जिगर मजबूत होना चाहिए इंसान का, हौसले के अंदाज में बात की जाती है, लेकिन हकीकत ये है कि जिगर होता तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जब ये थकता है और हार मान रहा होता है तो फिर इंसान के पास रिवर्स गियर लगाना जरा सा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल, जितने भी केमिकल्स हैं जो हमारी ग़िज़ा में शामिल हैं या हम टॉक्सिसिटी हो रही है उनकी, उसके इफेक्ट्स आते हैं। ऐसे ही ऑटो इम्यून डिजीजेस भी हैं जो लिवर को लपेट लेती हैं अलॉन्ग विद अदर ऑर्गन्स। मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज हैं, इसमें खास तौर पे जो है वो डायबिटीज मेलाइटिस, इसका बड़ा जिक्र आता है। इसके अलावा जो है फैटी लिवर का जिक्र आता है। ठीक है, तो ऐसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स जिसमें लिवर के या तो फंक्शन मुतासर हो जाए या उसकी साख्त स्ट्रक्चर मुतासर हो जाए। ठीक है, इन सबों में हेपेटाइटिस देखने में आता है। यहाँ तक बात क्लियर है? जी सर, क्लियर। ठीक है।
अच्छा, अब इटियोलॉजी देखिए इन्होंने फिर वही दिखा दी है इस स्लाइड में कि वायरल हेपेटाइटिस है जिसमें A B C D E है, और अल्कोहलिक हेपेटाइटिस इसका खातिर खास जिक्र किया जा रहा है। हमारे माशरे में पहले अल्कोहलिज्म इतनी कॉमन नहीं थी, लेकिन अब हो गई है, तो अब हम इस फैक्टर को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस को या अल्कोहलिक लिवर डिजीजेस को। ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस और नॉन अल्कोहलिक में भी मुख्तलिफ रीजंस हैं। अच्छा, वायरल का बड़ा जिक्र आता है तो उसमें देखिए कि ABCDE ये 4 से 5 जो वायरसेस हैं, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वायरल हेपेटाइटिस। वायरल ए अमूमन शॉर्ट टर्म होता है और ये खुद ही ठीक भी हो जाता है, ठीक है। इट इज ऑलवेज acute short term disease while hepatitis B and CD are most likely to become ongoing and chronic। ये BCDE के साथ होता है कि ये लंबे अरसे तक इंसान के जिगर को मुतासिर करते रहते हैं। हेपेटाइटिस ई जो है वो एक्यूट शादो नाजिर होता है, लेकिन अगर हो जाए और खासतौर पर प्रेग्नेंट लेडीज में हो जाए तो हाईली फेटल और डेंजरस होता है, मौलिक साबित होता है। हेपेटाइटिस ए और ई जो है ये एक्यूट और शॉर्ट टर्म इंफेक्शंस कॉज करते हैं, ठीक है। अदर लेस कॉमन वायरसेस जो है, एक मिनट जरा, कोई स्टूडेंट एंटर हो रहा है, ठीक है, शबाना नहीं है अभी उसको? सर डिस्कनेक्ट हुई थी वो, अच्छा, तो जनरेटर दोबारा, ऑन हुआ था इसलिए। अच्छा अच्छा, तो ऐड तो हो गई, राबिया भी आ गई है, चलो जी ठीक जी है, जी जी। ओके। अच्छा, इसके अलावा साइटोमेगालो वायरस भी और एप्स्टेन बार वायरस, रुबेला वायरस, हर्पीस वायरस, ये भी जिगर में जब जाते हैं तो ये इन्फेक्शंस करते हैं और हेपेटाइटिस हो जाता है। लेकिन जो स्पेसिफिक वायरसेस हैं जिनकी इंसिडेंस जिनका ज्यादा है वो ये हेपेटाइटिस A B C D E, ठीक है। अच्छा, फिर ये इंसिडेंस इसकी एपिडेमियोलॉजी जरा सी बताई गई है कि 10 मिलियन केसेस जो हैं वो दुनिया भर में मौजूद है, लेकिन बट ये शायद पुराना स्टैटिस्टिक्स हो, इसमें एड ऑन हो चुके हैं होंगे, यानी खाली 10 मिलियन नहीं, इससे ज्यादा हो चुके हैं। अच्छा जी फिर ये कि डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत ज्यादा होता है। हाइपर एंडेमिक जो है इंडिया में जो हेपेटाइटिस होता है वो ए होता है, ठीक है। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि ये सेल्फ हीलिंग और खुद ही ठीक भी हो जाता है, बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशंस आती है इसकी। 1 से 2 लाख इंडियंस, अच्छा ये इंडिया का डाटा इसमें शेयर किया हुआ है, तो पाकिस्तानियों का भी मोर और लेस ऐसे ही है सूरत हाल, ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी के केसेस होते हैं। वर्ल्ड वाइड 170 मिलियन जो हेपेटाइटिस सी से अफेक्टेड है एंड स्टिल राइजिंग। अच्छा, ये सी और बी जो है ना, इस पर जरा फोकस रखिएगा, यही जरा काबिल तशवीश है और उनके ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो की जरूरत होती है। अच्छा, हेपेटाइटिस ए का मैं आपको बता दूं, कंटेजियस लिवर इन्फेक्शन है जो कि हेपेटाइटिस ए से होता है। हेपेटाइटिस ए जो है वो RNA वायरस होता है। अभी ये RNA DNA ये तो आपको पता है ना, RNA वायरस, ये जी जो सर, जी जी। कोरोना है ना ये भी RNA वायरस ही है, ठीक है। अच्छा, ये जब हेपेटाइटिस करता है तो जॉन्डिस, जॉन्डिस एक अलामत है, येलोइश डिस्कलरेशन है म्यूकोजा की, स्किन की, तो ये होता है, ठीक है। हाँ, ये एक अच्छी बात है कि ये लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन में नहीं जाता, लंबा मर्ज नहीं चलता। इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 5 हफ्ते है और एवरेज 28। टिपिकली ये ओरोफिकल बीमारी है, यानी फुजले से, कंटामिनेटेड ग़िज़ा से, कंटामिनेटेड पानी से ये फैलता है। फिर जहां पर आबादी ज्यादा हो, सैनिटेशन का सही निज़ाम ना हो, हाइजीन सही ना हो, ग़िज़ा में ताफुन हो, ग़िज़ा में आलूदगी शामिल हो, गंदा पानी हो, मछलियां, शेलफिश, सड़े हुए खाने, इन सब में ये सारी मामलात होते हैं, ठीक है। अच्छा, अलामत क्या है इसकी? सबसे पहले याद रखिएगा, जिगर जब भी मुतासिर होगा, चाहे वो बीमारी उसमें स्टैब्लिश हो जाए या ना हो, सिर्फ मुतासिर होना ही शुरू हो तो जिस्म में थकान की एक अलामत आती है, फटीग, यानी इंसान का जिस्म थका थका रहता है, वो खाना खा ले,
वो कोई एनर्जी ड्रिंक ले ले, वो रेस्ट कर ले, वो एंटीऑक्सीडेंट्स ले ले, तब भी उसको थकान रहती है। इसे कहते हैं अनयूजुअल फटीग, और ये बहुत हद तक अलार्मिंग साइन होता है लिवर डिजीज का। याद रखिएगा, लिवर, जब मैंने कहा ना कि बड़ा सख्त जान होता है ये ऑर्गन, लेकिन जब ये हारता है या हार मानना शुरू करता है तो बड़े मामलात पेचीदा हो जाता है। तो फटीग है जी एक तो बड़ी अहम बात। अच्छा, फिर फीवर, जाहिर सी बात है इन्फेक्शन है तो फीवर होगा इसमें। एब्डोमिनल पेन होगा, खास तौर पे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में। नोजिया, जॉइंटिस, वेट लॉस, इचिंग, खारिश होगी, जिसम पर खारिश होती है, वो इस वजह से होती है कि अनकॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन स्किन में जमा होना शुरू हो जाता है, इसकी वजह से खारिश होती है। ठीक है, कभी देखा है आपने जॉइंटिस का पेशेंट देखा है या हेपेटाइटिस का पेशेंट देखा है? जी सर, मुझे जॉइंटिस हुआ था तकरीबन 4-5 मंथ्स पहले, तो ये सेम सिम्टम्स कौन सा हुआ था? सर। वो हेपेटाइटिस बी से करवाया था, वो नेगेटिव था, तो ए और ई नहीं करवाया था, तो हाँ, डॉक्टर ने कहा था शक यही है कि इन्हीं में से होगा। ठीक है। आंखें पीली हो गई थी, जी जी भूख बिल्कुल। खत्म हो गई होगी, कब्ज की वॉमिटिंग बहुत शिकायत ज्यादा, होगी, कमजोरी रह रही होगी, जिस्म पे खारिश हो रही होगी, है बहुत ना? ज्यादा इचिंग थी, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, ऐसे। तो यही अलामतें होती हैं इसकी। ठीक है, अच्छा जी। इसके जो टेस्ट हैं वो आईजीएम एंटीबॉडीज और आईजीजी एंटीबॉडीज, ठीक है। ये याद रखिएगा, आईजीएम जो है वो एक्यूट इन्फेक्शन को शो करती है, और आईजीजी जो है वो क्रोनिक इन्फेक्शन को या इम्यूनाइजेशन को। ठीक है, यानी बॉडी में अगर वैक्सीन लग चुकी है हेपेटाइटिस बी की या ए की, तो उससे जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं वो आईजीजी होती है। ठीक है, और अगर वैक्सीन नहीं लगी है तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन हुआ था इसको बाकायदा, जो कि अभी भी चल रहा है और क्रोनिक, यानी मोर देन 40 डेज कम से कम हो चुके हैं, या मोर देन 3 वीक्स हो चुके हैं इसको। हेपेटाइटिस ए जो है वो सेल्फ हीलिंग है, मैंने खुद बताया, इसमें कोई दवा की जरूरत नहीं होती है। हाँ, अलबत्ता ये जो थकान का एलिमेंट होता है ना, तो इसमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी ग़िज़ा खिलाएं जो मैदे और जिगर पर भारी ना पड़े, जल्दी हजम हो जाए, जल्दी जज्ब भी हो जाए। तो लाइटर फूड्स देते हैं हम, फूड थेरेपी के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, न्यूट्रिशनल थेरेपी। लेकिन उसूल याद रखिएगा कि हल्की ग़िज़ा और जल्दी हजम हो जाए। तिब की इस्तिलाह में इसको कहते हैं सरीउन नुफूस और सालेउल कहमूस, है ना? याद आई ये टर्म कुछ? सालेउल कहमूस, सरीउन नफूस। ठीक है, यानी जल्दी हजम हो जाए और जल्दी जज्ब हो जाए, तो वो ऐसी ग़िज़ाएं देते हैं। अच्छा जी, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत भी पड़ सकती है, और इसमें थोड़ी थोड़ी ग़िज़ा देते हैं, ये नहीं कि भर भर के खिलाया जाए, थोड़ी थोड़ी ग़िज़ा देते हैं जो हजम हो जाए। ठीक, 4 से 5 मील्स हम इसे दे सकते हैं, लेकिन थोड़ी-थोड़ी मिकदार में, कि वो हज़म हो कर ले। जब उसका भूख का एहसास हो, पेट खाली हो, मैदा हल्का महसूस हो, तब कोई ग़िज़ा दी जाए। भरे मैदे दोबारा ग़िज़ा ना दी जाए। लो फैट और प्रोटीन्स इसमें कम की जाती हैं। न चिकनाई, चिकनाई से तो बिल्कुल रोक दिया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जिगर जो है वो बाइल बनाता है, सफ़रा, और सफ़रा जो है वो फैट को इमल्सिफाइंग करने के लिए इस्तेमाल होता है, और अगर जिगर ही मुतासिर होगा तो सफरा भी सही काम नहीं करेगा, लिहाजा फैटी फूड ना दी जाए। ठीक है, विटामिन के का इंजेक्शन उस सूरत में लगा सकते हैं जब खुदा न खास्ता क्लॉटिंग टाइम वगैरह जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए, प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ जाए तो। आईवी फ्लूइड देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करते हैं, क्योंकि उल्टियां भी आ रही होती हैं, बाज़ मरतबा मोशन भी लग सकते हैं। ठीक है, और खाया पिया जा नहीं रहा होता, बॉडी डिहाइड्रेट हो रही होती है, तो आईवी लाइन सपोर्टिव होती है और बहुत अच्छी इसमें प्रोग्रेस लेकर आती है। एंटीमेटिक ड्रग्स देंगे ताकि उसकी उल्टियां रुके। अगर मुस्तकिल उल्टियों की झड़ी लग गई तो इतनी डिहाइड्रेशन हो जाएगी कि उसको कीटोसिस हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक बड़ा मसला है कि जब एसिडिक वोमिटस बाहर निकल आए तो जिस्म के अंदर बेस बढ़ जाता है, तो वो भी एक मसला हो जाएगा। ठीक है, तो एंटीमेटिक्स देकर उसको उल्टी को रोकना जरूरी है। यहाँ तक बात क्लियर है? जी सर, क्लियर। जी, जी जी। ओके। अच्छा, हेपेटाइटिस बी की बात करते हैं। हेपेटाइटिस बी जो है वो एक्यूट भी होता है और क्रोनिक भी होता है। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि ये 6 महीने
तक बगैर किसी अलामत के भी मौजूद रह सकता है। अब ये बड़ी खतरनाक बात है, बीमारी की अलामत आ जाए तो वो तशखीस की तरफ जाएगा, बीमारी पकड़ी जाएगी, इलाज मुअल जाएगा। लेकिन अगर तशखीस की नौबत ही नहीं आ पा रही हो, कोई अलामत ही नहीं पैदा हो रही हो, तो भी एक बड़ी गंभीर सूरत हाल हो सकती है कि जब अलामत आएगी सामने तो बहुत ज्यादा सीवियर होगी। तो ये कह रहे हैं कि हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन में लास्ट अप टू 6 मंथ्स विद और विदाउट सिम्टम। अब ये देखें कितनी अहम बात है, ठीक है। और इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो इस वायरसेस को दूसरों तक मुंतकिल कर सकता है। इसको कहते हैं हम कम्युनिकेबिलिटी पीरियड या कम्युनिकेबिलिटी, है ना। और हेपेटाइटिस बी जो है वो आपको पता है कि ये ब्लड बॉर्न है। ये ब्लड डोनेशन, ब्लड रिप्लेसमेंट या ब्लड कंपोनेंट्स की रिप्लेसमेंट उसके जरिए होता है, और सर्जरीज के जरिए होता है, इन्फेक्टेड इक्विपमेंट्स के जरिए होता है, और सेक्स के जरिए होता है, ठीक है। तो ये ब्लड बॉर्न भी है और सेक्स रिलेटेड भी है। तो हेपेटाइटिस बी का मसला ये है। क्रोनिक हेपेटाइटिस कहते हैं कि जब 6 महीने से कहानी आगे निकल जाए तो उसको क्रोनिक हेपेटाइटिस बी में तस्वुर किया जाएगा। इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखिए 2 से 5 महीने है। यानी अगर इब्तिदाई तौर पर ये महीने 2 महीने तक जिस्म में दाखिल रहेगा तो कोई भी अलामत नहीं देगा। अब ये कितनी परेशान कुन बात है कि देखिए 2 महीने पहले आपने कोई आपसे पेशेंट से आई मीन कोई गलती हो गई, और 2 महीने के बाद उसकी तबीयत खराब होना शुरू हुई, और फिर उसको याद भी नहीं होता कि उससे क्या गलती हुई थी, ठीक है ना। तो हेपेटाइटिस बी का मामला इंक्यूबेशन पीरियड वाइज 2 से 5 महीने है। इसके जो एंटीजेंस होते हैं वो जरा सा समझिएगा। ये अक्सर इन्वेस्टिगेशन में चीजें लिखी जाती हैं और ये समझ में नहीं आ रही होती, हम भूल जाते हैं। फिजिशियन को ये चीजें याद रखना बहुत जरूरी है। HBCAG, सी का मतलब है कोर। अब जब हम वायरस को स्टडी करते हैं ना, उसके स्ट्रक्चर को, तो उसमें कोर दिखता है, उसके अंदर DNA होता है, RNA होता है। तो कोर बेसिकली ये गिलाफ है। उस कोर को हम एंटीजन भी कह सकते हैं, क्योंकि बेसिकली वो वायरस के जिस्म का हिस्सा है। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। मैं कोर की बात कर रहा हूँ। देखिए, वायरस हो या उसके वायरस के स्ट्रक्चर का कोई पार्ट हो, वो सारा एंटीजन नहीं कहलाएगा, सीधी सी बात है। तो कोर जो उसका एनवलप होता है ना, इसको हम कहते हैं कोर एंटीजन। हेपेटाइटिस बी का कोर एंटीजन तो लिखते हैं उसको HBCAG, ठीक हो गया। फिर है HBsAG, ये डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सरफेस एंटीजन, यानी ऊपर सबसे पहली लेयर जो है उसके ऊपर जो प्रोटीन मौजूद होती है उसको हम कहते हैं सरफेस एंटीजन, ठीक हो गया। ये बात समझ में आती है? यस सर। फिर एक एनवलप होता है इनसाइड, सबसे इनसाइड, उसको हम कहते हैं एनवलप एंटीजन, ठीक हो गया। अच्छा, ये वो प्रोटीन होती है जो ब्लड में घूमती रहती है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट। इसका मतलब है कि वायरस इसको रिलीज कर सकता है। किसको? HBeAg को। AG का मतलब होता है एंटीजन। जहाँ एंटीजन AG लिखा हुआ होगा तो समझ जाना एंटीजन है। और बाज जगह शुरू में लिखते हैं anti-HBs, का मतलब है एंटीबॉडी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? सही जी सर, सही है, समझ आ रही है। हाँ, AG लिखा हुआ है तो ये आखिर में लिखा हुआ होगा, और इसका मतलब है ये एंटीजन है। और एंटी शुरू में लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये एंटीबॉडी है। जाहिर सी बात है, एंटी जिनके ही खिलाफ तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी। हाँ, सही सही, इस तरह से मतलब एंटीबायोटिक के हिसाब से भी ये इजी रहता है, मतलब याद बिल्कुल करने ऐसे में। ही होता है। हाँ हाँ, ठीक है। अब ये जो 3 एंटीजन है तो इनके खिलाफ 3 एंटीबॉडीज अलग अलग प्रोड्यूस हो रही होंगी, नहीं हो रही होंगी? तो मैं उसको anti-HBs भी कह सकता हूँ, anti-HBc भी कह सकता हूँ, anti-HBe भी कह सकता हूँ। लेकिन जो डायग्नोसिस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो क्या है? anti-HBs। क्या है? सही, और टेस्ट में भी एंटी, यही लिखते हैं ना, HBsAg, जब यही किसी को। लिखते हैं जी जी। बिल्कुल। हेपेटाइटिस बी की जो इन्वेस्टिगेशन होती है, अगर हम शक कर रहे होते हैं कि भाई हेपेटाइटिस बी है, वैसे शक ऐसा करना चाहिए, गहरा शक करना चाहिए
ताकि आसानी हो डायग्नोसिस में। हेपेटाइटिस बी के साथ सी को भी सस्पेक्ट करना चाहिए, तो हम दोनों की टेस्ट लिख देते हैं, HCV लिख देते हैं, हेपेटाइटिस सी का एंटीजन, फिर HBsAg लिखते हैं, ये नंबर 2 जो लिखा हुआ है, और फिर anti-HBsB लिख देते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? अच्छा, इसकी भी अलामतें उसी तरीके से ही है, एब्डोमिनल पेन है, डार्क यूरिन है, फीवर है, जॉइंट पेन है। अच्छा, जोड़ दुखना शुरू कर देते हैं हेपेटाइटिस बी में। ठीक है, भूख नहीं लगेगी, वॉमिटिंग होगी, मतली आएगी, कै होगी, थकान होगी और पीलिया होगा, जॉइंटिस। क्लियर? ब्लड टेस्ट कौन से कराएंगे अदर देन सीरोलॉजिकल टेस्ट? उसमें है पूरा LFT जिसमें AST भी है, ALT भी है, ALP भी है, GGT भी है। ठीक है, ये चारों जो है वो लिवर फंक्शन टेस्ट कहलाते हैं। इसके अलावा सीरम प्रोटीन्स भी करवाएं, क्योंकि लिवर जो है वो प्रोटीन बनाता है। अगर लिवर मुतासिर होगा तो प्रोटीन नहीं बनाएगा या कम बनाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? जी हेलो, सर, जी 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 सर, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। अच्छा जी, बायोरिबिन, टोटल बायोरिबिन भी होता है और एक होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसको यहीं पर ही समझ लीजिए। देखिए, टोटल बायोरिबिन की तो बात हो गई कि ये पूरी मिकदार बायोरिबिन की बता रहे होंगे, ये LFT का कंपोनेंट होता है। डायरेक्ट बायोरिबिन जो है वो कॉन्जुगेटेड बायोरिबिन कहलाता है, और इनडायरेक्ट जो है वो अनकॉन्जुगेटेड कहलाता है। अब ये कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड से मतलब क्या है कि वो बायोरिबिन जो किडनी से पास हो सकता है बीइंग वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबिलिटी अगर बायोरिबिन की होगी तो ये पेशाब में निकल जाएगा। ठीक है, पखाने में निकल जाएगा, फीसेस में निकल जाएगा, निकलता है, अपनी एक फिजियोलॉजिकल लिमिट में निकलता रहता है पेशाब पखाने में। लेकिन ये सॉल्युबिलिटी लिवर क्रिएट कर रहा होता है बाइल की। कैसे? विद द कॉन्जुगेशन विद द प्लाज्मा प्रोटीन्स, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन। ठीक है, तो इनके साथ ये अगर ज्वाइन कर देता है तो ये बायोरिबिन बन जाता है वाटर सॉल्युबल। अच्छा, वाटर सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी चीज है और जरूरी है बायोरिबिन के लिए, वरना सॉल्युबिलिटी अगर इसकी नहीं होगी तो ये अनसॉल्युबल रहेगा और ये ब्लड में बढ़ता रहेगा और अल्टीमेटली ये स्किन पर आ जाएगा, म्यूकस मेम्ब्रेन्स पर आ जाएगा, आंखों में आ जाएगा, झलकना शुरू हो जाता है, अलामत देना शुरू कर देता है, पूरी स्किन, पूरा इंसान का जिस्म जो है वो पीला पड़ जाता है। ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड बायोरिबिन की वजह से, और खारिश होती रहती है। तो LFT को बड़े अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, और ये सारे एंजाइम जो है ना वो बड़े वे होते हैं, और खास तौर पे ये जो GGT है ना, ये अगर डिस्टर्ब हो गया ना तो ये ज्यादा सीवियर मार्कर है। ठीक, इसके अलावा हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन भी करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड अपर एब्डोमेन भी करा सकते हैं। लिवर बायोप्सी हर केस में नहीं कराई जाती, उन केसेस में कराते हैं जहां हम सस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि खुदा ना खास्ता कैंसरस कंडीशन की तरफ निकल गया है। ठीक है, ये बात समझ में आई? जी, मेरे साथ हैं, आवाज आ रही जी है जी आपको? जी जी ओके, मैनेजमेंट पर आइए। अच्छा, अब मैनेजमेंट में क्या है कि एक्यूट वालों को हम बड़ी तेजी से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बाज मर्तबा फलमिनेंट भी हो जाता है। फलमिनेंट का मतलब है कि तेजी से बिगाड़ आएगा और बंदा एक्सपायर हो जाएगा। अच्छा, ये जो लिवर फेलियर होता है ना, लिवर फेलियर, ये बड़ा भयानक सूरत हाल होती है। लिवर फेलियर में ये एंजाइम से डिस्टर्ब होते हैं, जॉन्डिस भी होता है। बात सारी ये होती है कि लिवर के तमाम फंक्शंस फेल हो रहे होते हैं। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस है प्रोटीन बनाना, खासतौर पे क्लॉटिंग प्रोटीन्स। ठीक, क्लॉटिंग फैक्टर्स। अब ये सही नहीं बनते तो जिस्म पर निशान पड़ना शुरू हो जाते हैं, परप्यूरा जिसे कहते हैं। ठीक है, फिर कभी नाक से, कान से, हलक से, आंखों से, मुंह से, पखाने के मुकाम से खून आ सकता है। ठीक है, ये बड़ी खतरनाक कंडीशन हो जाती है। ब्लीडिंग, ब्लीडिंग्स होना शुरू हो जाती है।
हेलुसिनेशन शुरू हो जाता है। लिवर का काम होता है यूरिया को डिटॉक्सिफाई करना, वो भी नहीं कर पा रहा होता है, तो यूरिया जो है लिवर के अंदर भी जमा हो जाता है और ब्लड के अंदर भी जमा हो जाता है। फिर इसका इफेक्ट आता है ब्रेन पर। यूरिया ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर जाता है और फिर ब्रेन को डैमेज करता है, उससे हेलुसिनेशन शुरू हो जाती है। तो आपने अगर कभी मौका मिला हो कि लिवर पेशेंट या किडनी पेशेंट जो कि फेलियर में जा रहे हों, उनके हवास आपने देखे होंगे कि हवास खराब होना शुरू हो जाते हैं, वो हेलुसिनेट करना शुरू कर देते हैं, खुद ही बोल रहे होते हैं, बड़बड़ा रहे होते हैं, उनको दिखाई देना शुरू कर जी देता है, जी कभी सर, पानी दिख साइकोटिक रहा होता है। इश्यूज आते हैं, जी जी ये चीज है। हाँ, शाबाश, ठीक है। तो वो इसी वजह से होता है कि यूरिया जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है, चाहे वो लिवर फेलियर में हो, चाहे वो किडनी फेलियर, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें आराम कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनर्जी बहुत कम होती है। अब हेपेटाइटिस के पेशेंट्स जो खास तौर पे जो क्रोनिक पेशेंट्स होते हैं, वो चल रहे होते हैं, अल्लाह उनको जिंदगी देता है, लेकिन उनकी तबीयतें आए दिन खराब रहती हैं, हाजमा उनका बड़ा खराब रहता है। कभी उनको मोशन लग जाएंगे, कभी कब्ज रह जाएगा, कभी तेजाबियत बहुत ज्यादा रहेगी, और साथ साथ थकान रहती है। लाइफ में मजा नहीं होता, कोई काम करते हैं थक जाते हैं, चक्कर आ जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, ठीक है। इस हद तक भी वीकनेस आ रही, लिहाजा इनको आराम की बहुत जरूरत होती है। ये नहीं हो सकता कि ट्रीटमेंट भी चल रहा है और मेहनत भी चल रही है, मेहनत मुशक्कत वाले काम कर रहे हैं, अवॉइड करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा ऐसे पेशेंट को मेहनत मुशक्कत के काम से, ठीक है। विटामिन देने पड़ेंगे थोड़े से, और अल्कोहल, जैसे मैंने बताया कि अल्कोहल भी लोग अब पीना बहुत ज्यादा कॉमन कर दिया है। तो इस इन बैड हैबिट्स को, और खास तौर पे स्मोकिंग और मावा, तो गुटखा, ये चीजें भी जो है बहुत ज्यादा मुहलिक है, खास तौर पे मेदे और जिगर और गुर्दे के लिए, ठीक है। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक हेपेटाइटिस जो है, अब मसला ये कि अब कुछ है एंटी वायरल्स, जैसे टीनोफोविर है, एडिनोफोविर है, लेमिब्यूडिन है। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जो प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स थोड़े से आते हैं ना, वो इंटरफेरॉन थेरेपी से आते हैं, और इंटरफेरॉन थेरेपी भी जो है वो हर एक को सूट नहीं करती है, ठीक है, उल्टा भी हो जाता है। तो बहरहाल तभी कहते हैं कि भाई ये जो हेपेटाइटिस बी और सी है, इसका वाहिद इलाज है प्रिवेंशन। एक तो इसकी वैक्सीन अवेलेबल है। ईपीआई प्रोग्राम याद है आपको? ईपीआई प्रोग्राम मैंने पढ़ाया था आपको कम्युनिटी मेडिसिन में। ईपीआई सर, वो सॉरी थोड़ा सा वो करवाइएगा रिकॉल। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, जिसमें बच्चा बच्चा को यस वैक्सीन सर, जी याद जी है। जी जी सर, लगती, उसमें वैक्सीनेशन का। हेपेटाइटिस बी की भी वैक्सीन लगती थी, जी ठीक है। अब अगर बचपन में हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लग गई हो ना, तो काफी हद तक कवरेज हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी हो सकता है, जैसे कि अभी हम कोविड के बारे में भी सुन रहे हैं कि कोविड की वैक्सीन अगर लगवा ली तो भी हो सकता है, लेकिन इंटेंसिटी जो है बीमारी की कम होगी, जान बच जाएगी, और ये बात सही है। जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई और कोविड हुआ, वो ज्यादा खतरे में पड़े। जिन्होंने वैक्सीन लगवाई और कोविड हुआ, वो कम खतरे में पड़े, जल्दी रिकवर कर गए। तो बहरहाल वैक्सीन इज अ प्रिवेंटिव एजेंट, और ये लगवाना चाहिए, ठीक है। वरना आखिर इलाज है लिवर ट्रांसप्लांट, और लिवर ट्रांसप्लांट बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत डिफिकल्ट है, फिर इसमें रिजेक्शंस भी हैं। हाँ, ये मैं बता दूं कि लिवर ट्रांसप्लांट के हवाले से इंडिया जो है वो सर्जरी में मशहूर था, खास तौर पे मेरे ख्याल से ये कलकत्ता या कोई एक सिटी है, वहां पर जो है लिवर ट्रांसप्लांटेशन बड़ी कामयाबी से चल रही थी। अब पाकिस्तान में भी शुरू हो गया है, लेकिन बात ये कि कौन अपना जिगर दे, ठीक है ना। और हेल्दी जिगर चाहिए होता है, या उसका थोड़ा सा हिस्सा चाहिए होता है लिवर का। तो बहरहाल अगर कोई इतना हौसला कर ले कि जिगर अपना बांट ले, तो दूसरे का जिगर चल पड़ेगा, और उसकी जिंदगी जो है वो बहाल हो सकती है। लिवर में एक सलाहियत है रीजनरेशन की, ऑटो रीजनरेशन की। इसमें बेतहाशा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और इसमें आरएनए बहुत ज्यादा होता है, तो ये रेप्लिकेट कर सकता है, इसके सेल्स जो है मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो अगर ये सक्सेसफुल हो गया, रिजेक्शन नहीं हुई, ऑटो इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई, तो बंदा बच जाता है, अदरवाइज लिवर ट्रांसप्लांट भी फेल हो जाता है। तो बीमारी तो सीरियस है, और इसके जो प्रोग्नोसिस हैं वो अच्छे नहीं होते, लेकिन इससे ज्यादा जो खतरनाक है वो है हेपेटाइटिस सी, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर है?
जी सर। अच्छा, जब मैं हर्बल ट्रीटमेंट की बात करूंगा तो मैं आखिर में बात करूंगा और सबकी एक साथ बात करूंगा, ठीक है? ठीक है। जनरलाइज नुस्खे बताऊंगा। अच्छा, हेपेटाइटिस सी जो है वो भी एक आरएनए वायरस है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 से 180 दिन है, एवरेज 56 डेज है। आईवी ड्रग्स यूजर्स में ये बेतहाशा कॉमन है। वो लोग जो हीरोइन का नशा कर रहे होते हैं या किसी और चीज का नशा कर रहे होते हैं, इंजेक्शन यूज कर रहे होते हैं, एक इंजेक्शन से मल्टीपल लोग इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, तो उनके अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा देखने में आती हैं। रीनल डायलिसिस, अच्छा ये भी एक बड़ा मसला है भाई। किडनी का पेशेंट है, डायलिसिस पर जा रहा है, अब उसमें ये खतरात होते हैं, पहले ही बता दिया जाता है कि भाई किडनी के हालात बेहतर हो जाएंगे लेकिन जिगर जो है मुतासर हो सकता है। अब जाहिर सी बात है, एक पेशेंट के लिए एक डायलिसिस मशीन तो नहीं है ना, इतने रिसोर्सेज तो हमारे यहाँ नहीं है, तो ये भी कॉम्प्लिकेशंस आती है। बहरहाल डायलिसिस की कॉम्प्लिकेशंस अपनी जगह पर है, उनमें से एक कॉम्प्लिकेशन हेपेटाइटिस सी भी है। अच्छा जी, ये भी एक्यूट और क्रोनिक दोनों हो सकता है। क्रोनिक जो है वो लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, अब सिरोसिस जो है ना, ये एक जरा एक और कंडीशन है जो इसी के साथ चल सकती है हेपेटाइटिस सी में। सिरोसिस का मतलब है सुकड़ जाना, सुकेड़। तो लिवर पेरेन्काइमेटस सेल्स जो है वो सारे सुकड़ जाते हैं और नोड्यूल्स बना लेते हैं, इसको हम कहते हैं सिरोसिस। तो लिवर ना तो फंक्शनली अच्छा रहता है ना स्ट्रक्चरली अच्छा रहता है, तो स्ट्रक्चर भी इसका खराब हो जाता है। अल्ट्रासाउंड में ये चीज सामने आ जाती है, सीटी स्कैन में चीज सामने आ जाती है, ठीक है? और सिरोसिस के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो अनबियरेबल होती हैं, वो बहुत मुश्किलों से रुकती हैं, जिसमें पोर्टल हाइपरटेंशन है, जिसमें असाइटिस है, पेट में पानी आ जाना, ठीक है? और असाइटिस कोई अच्छी अलामत नहीं है, चाहे वो थोड़ा सा ही पानी आए पेट में या ज्यादा आए, ये अच्छी अलामत नहीं होती। पेशेंट आहिस्ता आहिस्ता करके डिटोरिएट हो ही रहा होता है। और ब्लीडिंग्स है, ठीक है, पर रेक्टल ब्लीडिंग है, और क्या नाम है, परप्यूरल पैचेस हैं, रैशेस हैं, जॉइंडिस एक्सट्रीम किस्म का हो सकता है, बहुत हाई हो सकता है। इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं है। मसला एक ये भी है कि हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीन नहीं है। हेपेटाइटिस बी की तो फिर भी है, सी की अभी तक तो नहीं है। अच्छा, ये एक सवाल पूछूं, बीइंग मेडिकल स्टूडेंट, जरा सा जी ये सर। मुझे अपनी राय दीजिए। आप अपनी राय का इजहार करें कि हेपेटाइटिस सी कब से है हमारे माशरे में? डेकेड से है ना, हेपेटाइटिस। कई सालों से है ना ये, जी जी। और बढ़ भी रहा है। लेकिन इसकी वैक्सीन नहीं आई अभी तक। क्यों भाई? इतना फास्ट ट्रैक पर काम क्यों नहीं किया इसके ऊपर जितना कोविड वैक्सीन के ऊपर किया है? एक सवाल है मेरा और आपकी राय जानना चाहता अम्म, हूँ। हो गई ना कंफ्यूज? यही वो सवाल है जिसको लेकर कई साइंसदानों ने शक व शुबात जाहिर किए कि क्या हमारे माशरे में हेपेटाइटिस सी खत्म हो गया था? क्या हमारे माशरे में एड्स खत्म हो गया था? क्या हमारे माशरे में और इन्फेक्शियस बीमारियां खत्म हो गई हैं? उनके लिए वैक्सीन क्यों नहीं बनाई? हालांकि वो भी डेडली हैं, वो बीमारियां भी डेडली हैं। हेपेटाइटिस सी कम डेडली तो नहीं है ना? अब ये एक सवाल है जिसका वाज़ेह जवाब अभी तक आया नहीं है कहीं से भी। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने कोई जवाब तसल्ली बख्श दिया नहीं है, और वैक्सीन साल 2 साल के अंदर लॉन्च भी कर दी है, इस्तेमाल भी हो रही है, फायदा भी कर रही है। तो इसका मतलब यही है ना कि दाल में कुछ काला था, है ना? तो सर ये ये कोरोना की तो मेडिकल ऐसी जल्दी इन वॉरफेयर लोगों ने कहलाती बना है। ली, और वो वाकई ये सवाल जी, अच्छा है। इसी को कहते हैं मेडिकल वॉरफेयर। ये एक बड़ा भयानक जंग का एक अंदाज है कि बीमारियां फैलाओ और इलाज अपने पास पहले निकाल के रख लो, फिर लोगों को अपना मोहताज बनाओ, गुलाम बनाओ, इकोनॉमी उनकी डिस्टर्ब करो, और फिर उसका इलाज रिलीज करो। तो ये थ्योरी किसी हद तक ठीक भी है। सवाल उठता है ना कि और भी तो मौलिक बीमारियां थी, इनकी वैक्सीन क्यों नहीं बनाई फास्ट ट्रैक पर? इतने साल हो गए अभी तक हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन नहीं आई। और हेपेटाइटिस सी का जो वायरस है वो म्यूटेशन भी नहीं कर रहा कोई ज्यादा,
इसके बारे में तो ये कहा जा रहा है कि भाई फला स्ट्रेन आ गया, अल्फा, बीटा, डेल्टा, गैमा है। अब इस वक्त डेल्टा स्ट्रेन चल रहा है, ये कहते हैं डीएनए चेंज, और वाकई में कर रहा है वो। तो ये सारे मामला हैं, बड़े डिबेटेबल टॉपिक्स ही हैं। बहरहाल एनीवे, स्टिल देयर इज नो वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस। बात मुझे बोलनी है, जिस तरीके से करो। जी 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 सर, जैसे कि कोरोना पे अभी वैक्सीन, वो लोग हु आर वैक्सीनेटेड, उनको पे ऊपर भी कोरोना जो है वो वैसे ही असर कर रहा है, और बूढ़ों पे, बच्चों पे। तो इसी तरीके से हेपेटाइटिस सी का भी ये बोलता है बिकॉज ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी इसके ऊपर काम किया जाता भी है। तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी वायरस की वजह से कोई वैक्सीन नहीं बनाई गई है। तो सर, ये किस हद तक ये बात सही है? देखिए, बात यह है कि फिर मेरा एक सवाल आता है कि जब साइंसदान, जब ये मॉडर्न वर्ल्ड के बेताज बादशाह जब ये अनाउंस करते हैं कि हमने फास्ट ट्रैक पर वैक्सीन बना ली, सबसे पहले फाइजर ने अनाउंस करी, ठीक है ना, यूएसए बेस्ड ने। मैं कोई यूएसए का अगेंस्ट मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन एक बात कर रहा हूं कि आपने कोविड की